कि मोदी जी हो सकता है 2025 में एक सेकेंडरी भूमिका के तौर पे एक स्टेप पीछे ले लें। तो वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, खास तौर से उनको जो बिजनेस के क्षेत्र में, जो मीडिया के क्षेत्र में है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए हानिकारक। हेल्थ वाइज हो सकता है जी, उस तरह फाइनेंशियली कैसा रहने वाला, लोगों को सबसे ज्यादा यही होता है कि भाई ये हमारे लिए फाइनेंशियल कैसा रहने वाला है। मुझे लगता है कि जो इमोशनल होते हैं वो आहत होते ही रहते हैं। यानी ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आप नाम लेकर कोई भी पूजा करा सकते हैं और सब लोग कर, और बैलेंस करना बड़ा आसान होता है राहुल। अच्छा, क्या कर सकते इतना दिक्कत नहीं है। हैं वाले जो मीडिया में है या उस तरह के फील्ड में है, बचिए। आप इसके साथ ही नेता है तो खासकर बचिए। वो लोग जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, वो अगर इस साल करते हैं तो उनके लिए काफी बेहतर होगा। सुना है कि शनिदेव को अगर आप कभी पूजा करने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा तिरछे खड़े होके जाइए। हाँ, ये कहते हैं। और मुझे पंगे लेने की आदत है, तो मैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बिल्कुल, मैंने तो इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं देखा और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट इस पे लॉजिक नहीं दिखा सकता। कोई भी, ये ओपन चैलेंज है। उसका रीजन है कि 18 मेरी बेटी का जन्मदिन है, 15 मेरे बेटे। जो शेयर मार्केट का रूल है वो कैसा रहने वाला है? शेयर मार्केट कैसा रहेगा? फायदा है, नुकसान है, क्या कुछ रहेगा? सोना में इन्वेस्ट करो, अच्छा रहेगा, आगे काम आएगा। बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। राहु के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई डरता है तो वो शनि से डरता है। हाँ, तो जब पूरा कंप्लीट कर लिया सीखने के बाद, फिर मैंने बहुत सारे पामिस्ट्स को अपना हाथ दिखाया। राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक्सपेंशन का कारक होता है। मेरा नंबर है तो मैं इसके बारे में सब अच्छा ही बोलूंगा ताकि अच्छा हो। अगर देगा तो बहुत देगा, अगर लेगा तो बहुत लेगा। आपने गायत्री मंत्र का जिक्र किया, तो गायत्री मंत्र को लेकर कई लोगों में अलग अलग तरह की जो है भ्रांतियां हैं। नया साल आ चुका है और इस नए साल को जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है। तो हम भी आज अपने इस सफर में कुमार देवेश के साथ ये जानेंगे कि ये साल कैसा रहने वाला है। ये बेमिसाल रहेगा कि लोगों को बेहाल करेगा, और किन के लिए अच्छा होगा, किन के लिए बुरा होगा, और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये सब हम जानेंगे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर कुमार देवेश के साथ। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारे कार पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार देवेश, जो पीएचडी हैं न्यूमरोलॉजी में, साथ ही पीएचडी हैं वो मैनेजमेंट में, और वो पैशन के तौर पर एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये नया साल कैसा रहने वाला है। तो चलिए ये अपने इस कार पॉडकास्ट का सफर शुरू करते हैं और इस सफर में जानेंगे कि नए साल का जो सफर है वो कैसा रहने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है कुमार देवेश जी आपका हमारे इस कार पॉडकास्ट में। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वेरी ट्रू, आपने जैसा कहा कि हाँ, पैशन के तौर पे फॉलो करता हूँ। अब तो वक्त हो गया काफी, बट हाँ, शौक है जिसको सीखने की कोशिश करता हूँ और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए कुछ नया सीखता ही रहता हूँ। और आप लोग जानेंगे कि ये कैसा रहेगा, ये तो जानेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कुमार देवेश जी से लगभग 7 साल बाद मिल रहा हूँ। 8 साल लगभग 8 साल के बाद मैं मिल रहा हूँ, और बड़े भाई की तरह हैं। पहले स्टूडियो में मुलाकात होती थी, फिर कुछ दिन गैप रहा। हालांकि कुमार देवेश जी जो हैं वो दिखावा कम पसंद करते हैं, वो नाम के आगे डॉक्टर भी लगाना पसंद नहीं करते पीएचडी होने के बाद भी। वो कहते हैं कि मैं इससे बचना चाहता हूँ, और आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो हमारे साथ मौजूद है। तो कैसा रहने वाला है ये वाला साल, क्या कुछ बदलेगा इस बार? तो हर्ष, अगर हम 2025 की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग साल है। समझने के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं जनरली न्यूमरोलॉजी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, बट न्यूमरोलॉजी, वो कहते हैं ना, अपना पहला बच्चा अपने हृदय के पास रहता है। तो न्यूमरोलॉजी से मैंने शुरुआत की थी इस क्षेत्र में और बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर हम 2025 को समझने की कोशिश करें तो पहले 2025 का टोटल करके देखते हैं। 2 और 5 टोटल 9 आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है 9। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 9 नंबर आमतौर पे एक कंप्लीशन को दिखाता है और एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। माँ के गर्भ में बच्चा 9 साल रहता है,
9 महीने रहता है। 9 महीने के बाद जो जन्म होता है वो एक नई दुनिया में आकर आता है, एक नव चेतना, नई ऊर्जा होती है। तो 2025 भी बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, नव ऊर्जा, नई चेतना के साथ लगभग सभी अंकों के लिए। अंकों की अगर मैं बात करूं तो मैं कह रहा हूं अंक 1 से लेकर 9 तक, यानी कि हर वो इंसान जिसका जन्म महीने की साल की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ होगा, उसका मूल अंक यानी कि मूल अंक जो है वो 1 होता है। तो आप अगर समझने के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा होगा। 1 नंबर जिनका होता है, और मैं सिर्फ डेट के टोटल की बात कर रहा हूँ, मैं डेट, मंथ और ईयर के टोटल की बात नहीं कर रहा। उदाहरण के तौर पे आपका जन्म 16 को हुआ है तो आपका मूल अंक 7 होता है। मेरा 23 को हुआ है तो मेरा मूल अंक 5 होता है। किसी का अगर 20 को हुआ है तो उसका मूल अंक 2 होता है। तो इस तरह से अगर हम आगे लेकर के चलें तो हम 2025 को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा। अब जैसे 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं, हम 9 नंबर कह रहे हैं। 9 नंबर आमतौर पे गिवर का नंबर होता है, यानी ये देते बहुत हैं। 9 नंबर के इंसान आमतौर पे एनजीओ चलाते हैं या लोगों की मदद करते हैं, बड़े साइलेंट तौर पे करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो जो 9 नंबर का साल यानी 2025 होगा, ये आमतौर पे देने का साल होगा सभी के लिए। आपको इस साल से कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, आपको इससे कुछ हासिल होगा। एक फेज आपका कंप्लीट हो रहा होगा, आप एक नए फेज की तरफ बढ़ रहे होंगे। कुछ ओवरऑल पर्सपेक्टिव यानी 1 से 9 तक के अंकों की बात करें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव कुछ इस तरीके का होगा। अब अगर इसको इंडिविजुअली हम एक एक करके चेक करना शुरू करें कि मूलांक 1 यानी 1, 10, 19 और 28 को जो पैदा हुए हैं उनके लिए कैसा होगा, तो 1 नंबर अगर हम देश की बात करें तो राजा यानी प्रधानमंत्री का होता है। परिवार की बात करें तो पिता यानी जो घर का लीडर होता है उसकी बात करता है। तो 1 नंबर है लीडर, 9 नंबर है गिवर। तो 1 नंबर के लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो लीडर होता है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखता है। तो एक्सपेक्टेशन भी होगी, आप उम्मीद बहुत ज्यादा रखेंगे, आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि कुछ नया, कुछ बेहतर और बड़ा हो जाए। तो बड़ा करने की चाह आपकी 2025 में काफी बनी रहेगी। एंड कंसिडरिंग दैट ये साल थोड़ा सा स्ट्रेस वाला भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक महीनों में, जैसे चौथा महीना अप्रैल हो सकता है, राहु का अंक होता है तो वो थोड़ा सा ग्रहण मोड में आता है तो वो हो सकता है। जुलाई का महीना ऐसा हो सकता है, अगस्त हो सकता है। बट ओवरऑल इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो 2025 आपके लिए बड़ा शुभ फलदायक, बहुत अच्छा होगा। हेल्थ और एंजाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। यहीं पे हर्ष, अगर मैं खास बात करूं, अगर हेल्थ और एंजाइटी की हम बात कर रहे हैं तो हेल्थ और एंजाइटी में कुछ रेमेडीज भी काफी अच्छी होती हैं। उदाहरण स्वरूप गायत्री मंत्र का अगर जाप किया जाए तो बहुत अच्छा है। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, गायत्री मंत्र में यकीन न रखने वाले भी लोग होंगे या किसी और धर्म संप्रदाय के होंगे, हो सकते हैं। आप डोनेट कर सकते हैं कुछ चीजों को, ऑरेंज कलर की चीजों को अगर आप डोनेट करें, कुछ खाने का पदार्थ उन लोगों को डोनेट करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके लिए बड़ा शुभ फलदायक होगा 2025 एंड इट विल एक्चुअली बी वेरी नाइस। आपने गायत्री मंत्र का जिक्र किया, तो गायत्री मंत्र को लेकर कई लोगों में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं जी। कुछ कहते हैं कि हमें इसका जाप इस तरह से नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आप इसका जाप अधिकतम समय तक नहीं कर सकते हैं वरना इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। आप थोड़ा सा इस पे और डिटेल में बताइए कि क्या कुछ जो भ्रांतियां हैं ये कैसे दूर हों लोगों की। मेरा पर्सनल मानना हमेशा से ये रहा है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। बचपन में मैंने पढ़ा था, आज भी मुझे याद है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बिल्कुल वैसे ही किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। तो यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप 5 या 11 बार या 7 बार आप डेली इसको कर सकते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, यानी आफ्टर टेकिंग बाथ आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको करते रहिए, कभी भी नहीं शुरू हो जाना चाहिए, वो एक चीज करनी चाहिए। जैसे जगह की महत्ता होती है वैसे ही हमें मंत्रों की, समय की, इन सभी चीजों की महत्ता का ध्यान रखना चाहिए। तो आप आराम से 5, 7 या 11 बार चांट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उन्हीं भ्रांतियों को दूर रखने के लिए मैंने ये कहा कि अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, देखिए अपना अपना मानना होता है, सब लोग इसको करते हैं, तो मैं किसी का यहाँ पे
थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करना चाहता, बट हाँ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जरूर है कि आप ऑरेंज कलर की चीजों को डोनेट करके आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, एंड इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने जिक्र किया बीच में कि जो देश का राजा होता है या अभी लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री होते हैं जी। अगर हम उस नजरिए से देखें तो राजनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या यूं कहें कि देश की राजनीति के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हर्ष, और ये क्यूरियोसिटी मेरे मन में लगभग 4-5 महीने पहले आई थी। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं पीएचडी की थीसिस लिख रहा था उस समय ये क्यूरियोसिटी मेरे मन में आई थी, तो कुछ स्निपेट्स मैं लेकर के आया अपने साथ कि अगर कभी इस बारे में जिक्र हुआ आज आपके शो पे तो मैं जरूर इस बारे में बात करूंगा। तो देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, 2025 कंप्लीशन का साल है, गिवर का साल है। एक फेज कंप्लीट होता है, एक फेज नया आता है, तो उदय होता है, कुछ चीजें कंप्लीट होती हैं, तो थोड़ा पास्ट में जाते हैं। 2025 तो साल है, अभी तो पूरा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा पास्ट में जाकर के देखते हैं कि क्या हुआ। तो इससे पहले जो 9 अंक पड़ता था वो 2016 में था। ओके। उससे पहले जो 2 अंक पड़ता था वो 2007 में था। ओके। उससे पहले जो 9 अंक पड़ता था वो 1989 में था। उससे पहले 1998 में था। आप थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाकर के देखिए, क्या 1989, 98, 2007, 2016 में हुआ, क्या कुछ नया हुआ? 2007 प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति देश की। 2016 विश्व कप में आगे गए थे, काफी आगे अच्छा किया था। पोखरण टेस्ट की अगर बात करें तो हम 1998 की बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे कमेंट करना उचित नहीं समझता, पर फिर भी अगर मैं एक पॉइंट को उठा करके ले आऊं तो 1989 में वीपी सिंह का प्रधानमंत्री बनना एक काफी समय से जो कांग्रेस का वर्चस्व कायम था उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश उस समय हुई थी। 1998 में जो बेस तैयार हुआ था उसने कहीं ना कहीं 1999 के कारगिल वॉर को भी जन्म दिया था। पोखरण टेस्ट हुआ था, उसके बाद ग्लोबल सैंक्शंस लगे थे इंडिया पे, तो कहीं ना कहीं काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हुई थी। तो अब उन्हीं से सीखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो 2025 जो है वो भारत के लिए काफी अच्छा साल होने वाला है। कुछ नए आयाम होंगे, कुछ नई चीजें होंगी, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पे। एक तो नई शुरुआत मैंने सुना है एंड मोस्ट लाइकली होने भी वाली है कि श्रीनगर में पहली रेल सेवा जो वंदे भारत के तौर पे है, एक नया आयाम, वहीं से एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। यू नेवर नो। ग्लोबल टाइज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं होंगी। भारत के साथ एक सबसे खास बात है, अगर मैं चूंकि न्यूमरोलॉजी फॉलो करता हूं तो इंडिया का टोटल करूं तो नंबर 3 आता है, भारत का टोटल करूं तो नंबर 6 आता है, हिंदुस्तान का टोटल करूं तो नंबर 7 आता है। 3, 6 और 7 तीनों ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते हैं, थोड़ा इन डेप्थ सोचते हैं, ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। तो भारत को ग्लोबल लेवल पे एक नई पहचान मिल सकती है अपने योग को लेकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। एट द सेम टाइम भारत, इंडिया किसी न किसी तरीके से एक पीस मेकर की भूमिका में 2025 में नजर आ सकता है। तो क्या कुछ चैलेंज भी होने वाले हैं मोदी जी के लिए? जैसे आपने जिक्र किया कि उस टाइम में कांग्रेस का वर्चस्व था और वीपी सिंह आए, तो वर्चस्व मोदी जी का भी है। क्या चैलेंज हैं, कुछ हिलेंगे? क्योंकि अगर हम देखें जो परिणाम आए हैं इस बार लोकसभा के, उन परिणाम के हिसाब से तो हिले हैं, थोड़े से नंबर नीचे आया है। तो क्या इस बार 25 में भी कुछ जगह इस तरह का हो सकता है? अब 2025 में हो सकता है या नहीं, ये समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो साथ के लीडर हैं, मैं विरोधी तो नहीं बोलूंगा, मैं को लीडर्स की बात करूंगा, हमें उनके अंकों को भी समझने की जरूरत होती है। तो हम राहुल जी की बात करें या अरविंद केजरीवाल जी की भी बात करें, या हम किसी और लीडर की भी अगर हम बात करते हैं, योगी जी काफी उभरते हुए नए नेता के तौर पे बहुत अच्छे से उभर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। अगर मैं बोलूं, हिंदुस्तान में तो काफी नाम है, बट ग्लोबल लेवल पे बात करूं अगर मैं, तो काफी है। तो अगर मैं इन सारे कैलकुलेशंस को लेकर के आऊं तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि मोदी जी हो सकता है 2025 में एक सेकेंडरी भूमिका के तौर पे एक स्टेप पीछे ले लें।
लेकिन Okay. वर्चस्व खत्म कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे परिवार में अगर पिता रिटायर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसने अपनी होल्ड खत्म कर दी परिवार पे, बिल्कुल नहीं। वो एक स्टेप पीछे ले लेता है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहता है कि चलो आगे बढ़ो। तो यस, 2025 पॉलिटिकल सिनेरियो में हो सकता है कुछ नए उभरते हुए नेताओं को सामने आकर के और नया रोल निभाने का मौका दे। बहुत हद तक ये चांसेस हैं इसके। अच्छा, अगर हम पॉलिटिकली देख रहे हैं तो इस तरह का कुछ हो सकता है, बट अगर हम जनरली बात करें, हम लोगों की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल चीजें तो हैपनिंग होती रहती हैं, लेकिन लोग, मैं खुद उत्सुक हूं कि कैसा रहने वाला है, कि जो चैलेंज हैं वो चैलेंज किस तरह के होंगे। आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि हेल्थ वाइज हो सकता है जी। उस तरह, फाइनेंशियली कैसा रहने वाला, लोगों को सबसे ज्यादा यही होता है कि भाई ये हमारे लिए फाइनेंशियल कैसा रहने वाला है। अब जैसे देखिए, हमने बात की तो हमने नंबर 1 की बात की थी। जी। अभी 2 से 9 तक हमारे पास बचे हुए हैं, जी। तो हम सबको अगर देखें, बट यस, आंसरिंग योर क्वेश्चन, आपने फाइनेंशियली कहा, तो फाइनेंशियली 2025 काफी अच्छा साल होगा कुछ खास अंकों के लिए। जैसे अंक 1 यानी 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए लोगों के लिए ये काफी अच्छा होगा। अंक 2 के लिए फाइनेंशियली ये काफी अच्छा साल होगा। सपोर्ट करता है, फैमिली में माँ की भूमिका जो होती है वो 2 की होती है, और वैसे ही सपोर्टिंग नंबर भी काफी अच्छा है। तो हर वो इंसान जो 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुआ है, किसी भी महीने की 29 तारीख को, उसका अंक 2 होता है। तो उस पर्सपेक्टिव पे देखें तो इनके लिए 2025 फाइनेंशियली काफी अच्छा होगा। इनके पास कहीं ना कहीं किसी ऐसे सोर्स से पैसा आ सकता है जहां पहले फंसा होगा, जैसे किसी को उधार दिया, कहीं पैसा अटक गया, बिजनेस पर्सपेक्टिव में कहीं पैसा किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के पास अटका होता है, तो उनके लिए काफी अच्छा साल हो सकता है। तो यानी कि 2 वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, 2 नंबर की फाइनेंशियली बल्ले बल्ले होने वाली है। इमोशनली थोड़ा सा डाउन हो सकता है। अच्छा। यानी आप इमोशनल थोड़ा आहत हो सकते हैं, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो इमोशनल होते हैं वो आहत होते ही रहते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं बिल्कुल समझता हूँ इस चीज को, और मैं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं इस चीज को, बट यस, हाँ, इमोशनल जो होते हैं वो आहत तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, 3 नंबर की बात करें। 3 नंबर की बात करें अगर, तो बड़ा अच्छा गुरु का अंक होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सोसाइटी में, परिवार में, हर जगह पे। 3 नंबर के लिए ये साल काफी डिसिप्लिन, काफी अच्छा, बट एट द सेम टाइम हेल्थ पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है। अब देखिए, 3 नंबर एग्रेसिव है, गुरु का नंबर होता है, तो 3 नंबर डिसिप्लिन को, एग्रेशन को फॉलो करता है। 9 नंबर फायर है, तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बीपी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बट ओवरऑल सोसाइटी में रेस्पेक्ट बढ़ेगी। फाइनेंशियली ओके होगा, मैं ना तो एक्सट्रीम बोलूंगा और ना बहुत ज्यादा कम बोलूंगा, तो फाइनेंशियली ओके होगा। रेस्पेक्ट बहुत अच्छी, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फैमिली में, सोसाइटी में जो मान सम्मान है वो बढ़ रहा है, तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली स्टेज को लेकर के आता है, जहाँ पे आप सेल्फ सेटिस्फाइड भी होते हैं। बट यस, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास तौर से तीसरे महीने से लेकर के छठे महीने तक, यानी मैं मार्च से लेकर के जून तक की बात कर रहा हूँ। ओके। और लॉजिकली भी देखें तो बदलाव वाला मौसम होता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कहीं ना कहीं काम होता है। हर्ष, आपको बताऊं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज रटने में यकीन रखता हूँ, मैं हर चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उस लॉजिक से, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि लॉजिक पर्सपेक्टिव पे भी देखें तो मौसम बदलने का समय होता है, होली और बाकी फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं, तो हाँ, थोड़ा सा चेंज डेफिनेटली लेकर के आता है। 4 नंबर अद्भुत नंबर, मेरा मोस्ट फेवरेट नंबर है 4 नंबर। ऐसा क्यों? बड़े अच्छे प्लानर होते हैं। राहु का अंक है, कुछ लोग इससे थोड़ा सा बच के रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हर कोई राहु और शनि से बचने की कोशिश करता है, तो वो एक सिनेरियो होता है जो थोड़ा ट्रिकी होता है, बट मेरा मोस्ट फेवरेट नंबर है। माफी चाहूंगा बीच में, राहु का जिक्र हुआ, राहु को लेके बहुत तरह की भ्रांतियां लोगों को, मतलब अगर राहु कह दिया तो लोगों के अंदर ये हो जाता है, अरे यार गए, ऐसा क्यों है? मतलब, और मैंने कहीं ये भी सुना है कि राहु जब देने पे आता है तो बहुत देके जाता है। सो मैं आपको बताऊं, मैं पामिस्ट्री सीख रहा था, सन 2014 की बात है। पामिस्ट्री जब मैंने सीखा, तो जब पूरा कंप्लीट कर लिया सीखने के बाद, फिर मैंने बहुत सारे पामिस्ट्स को अपना हाथ दिखाया था।
अब ये मत सोचिएगा कि मैंने खुद सीखने के बाद क्यों सिखाया। हाँ। मुझे क्यूरियोसिटी थी कि प्रिडिक्शन देते कैसे हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एक एक ज्ञान है। सो सीखना एक अलग बात है, प्रिडिक्शन देना एक अलग बात है। तो मैं प्रिडिक्शन देने जाता था, तो मैंने नो ऑफेंसेस किसी भी ब्राह्मण देवता के लिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई ऑफेंस नहीं है। पर मैंने एक चीज देखी कि बहुत सारे लोगों ने मेरा हाथ देखकर मुझे बोला आपका राहु खराब है। अच्छा। और सभी ने पूजा की बात की। तो अभी जो मैं कह रहा था कि राहु और शनि ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आप नाम लेकर कोई भी पूजा करा सकते हैं और सब लोग कर जरूर लेंगे। सॉरी अगर कोई सुन रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि ऑफेंड हो, बट ये रियलिटी है। तो हाँ, राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक्सपेंशन का कारक होता है। आपने जो अभी कहा कि वो देता है अगर तो छप्पर फाड़ के देता है, बिल्कुल सही है। एक्सपेंशन का कारक है, अगर देगा तो बहुत देगा, अगर लेगा तो बहुत लेगा। इसलिए राहु को बैलेंस करके नहीं है, नहीं, राहु के ये पास। मैथ्स का सब्जेक्ट है, एक्सट्रीम है। या तो तो देगा आएगा या नहीं आएगा, नहीं बीच का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। बट राहु मैंने कहा मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहु को अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर ले अपनी लाइफ में, तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और बैलेंस करना बड़ा आसान होता है राहु को। अच्छा, क्या कर सकते हैं? इतना दिक्कत नहीं है। आपके परिवार में आपका बड़ा भाई, आपके दादा दादी, आपके राहु होते। ओके। अब इसके बाद दादा दादी, माता पिता नहीं होते? नहीं, माता पिता 1 और 2 हैं। पिता 1, माता 2। ओके, दादा दादी और भाई। तो दादा दादी और बड़ा भाई 4 नंबर है, राहु है। तो अगर परिवार में हम दादा दादी को, बड़े भाई को, या हम जिसको भी बड़ा मानते हैं, हम उनको अगर सपोर्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ करके रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो हमारा राहु अपने आप सुधर जाता है। मैं थोड़ा यहाँ पे हर्ष बोलूं कि मैं फैन हूँ ऐसी रेमेडीज का जो कोरिलेट करें हमारे आसपास। मैं पूजा पाठ में यकीन रखता हूँ, बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है कि मैं हर बार कहूँ कि आप राहु की पूजा करा लीजिए, नहीं। हाँ, और वो पॉसिबल भी नहीं है। मान लीजिए कि कोई सक्षम है उस पूजा को कराने में, कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो वो क्या करे? वो बेचारा या तो फिर मार झेलता रहे राहु की, या किसी भी बिल्कुल सही मतलब बात। ग्रह की। तो आप आराम से घर में ये करिए। अब ऐसा भी होता है कि हाँ, किसी के बड़े भाई नहीं है, हाँ, या दादा दादी नहीं है, तो क्या वो उपाय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप समाज में किसी को बड़ा भाई मानते होंगे, जिनको बड़े भाई का दर्जा रिश्तेदारी में, कजन में होता है। वरना एक और उपाय है कि जब सूर्य को जल देते हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन काली मिर्च का पाउडर मिला करके अगर जल दे दिया जाए, तो ये आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है, काफी हद तक। तो 4 नंबर वालों के लिए 2025 काफी बेहतर साल होने वाला है। एक्सपेंशन, आपको छुपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है कहीं से, यू नेवर नो। आपको अचानक से ऐसा लगे कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ शेयर्स लेकर के रखे हैं और सडनली ओवरनाइट वो शेयर्स जंप कर जाए और आपको मिल जाए, ये एक पार्ट है। बट साथ ही साथ 4 नंबर वालों के साथ एक दिक्कत है जो 2025 में आएगी, वो है इनका एंगर इशू होगा। 9 नंबर है फायर, 4 नंबर है राहु। अभी मैंने कहा एक्सपेंशन होगा, तो फायर यानी एंगर को एक्सपैंड करेगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, खास तौर से उनको जो बिजनेस के क्षेत्र में, जो मीडिया के क्षेत्र में है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए हानिकारक हो, यानी कि तो हमें वो बच के रहने कंट्रोल की जरूरत रखने की जरूरत है। पर हाँ, मेरा तो नंबर नहीं है। आपने 4 नंबर के लिए कहा, 4 नंबर के 4 लिए नंबर वाले जो मीडिया में है या उस तरह के फील्ड में है, तो बचिए। आप इसके और साथ नेता है तो खासकर बचिए। बचने की आवश्यकता पड़ेगी। आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में वैसे भी आपको थोड़ा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट वहीं से उभर करके आया है कि हाँ, आपको बोलने की जरूरत पड़ती है। 5 नंबर, हाँ, मेरा नंबर है तो मैं इसके बारे में सब अच्छा ही बोलूंगा ताकि अच्छा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 नंबर के लिए आमतौर पे मैं बोलूँ तो 5 एक बड़ा यूनिक सा नंबर है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप 1 से गिनती की शुरुआत 9 की तरफ जाएंगे तो ये एकदम मिडिल में पड़ता है। ठीक। 9 से भी अगर आप 1 की तरफ आएंगे उल्टा, तो ये एकदम मिडिल में पड़ता है। तो 5 नंबर बड़ा कंफर्टेबली प्लेस्ड, एकदम बीच में नंबर है, जो लगभग सबकी क्वालिटीज को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो ब्यूटी इस नंबर की यह है कि ये किसी भी साल में जाए, साल इसके लिए अच्छा होता है। फिर चाहे वो 2025 हो, 28 हो, 27 हो, 26 हो, आगे 30 हो, कुछ भी हो। ओवरऑल इन टोटलिटी पर्सनालिटी नंबर की, यानी सिर्फ डेट की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये साल अच्छा होगा। कुछ नया कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे लोग भी होंगे 5 नंबर वाले जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे, जैसे मैं करना चाहता हूँ एक नए तौर पे। वो एक
बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस साल, उनके लिए फाइनेंशियली काफी एक बेहतर आयाम होगा। और एक 5 नंबर वालों के साथ जो साल अच्छा इस पर्सपेक्टिव पे होगा कि इनके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। यानी जो जॉब में होंगे वो एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं। एक टिप देता जाता हूँ, क्योंकि मेरा नंबर है तो मैं टिप भी दे दूंगा साथ में। वो लोग जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, वो अगर इस साल करते हैं तो उनके लिए काफी बेहतर होगा। ये टिप आप पे भी अप्लाई होती है क्योंकि आपके डेट, मंथ और ईयर का टोटल 5 आता है। ओके। सो मैं इनडायरेक्टली आपको भी ये टिप दे करके जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ा और बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रोथ जून जुलाई के बाद एकदम पीक पर मिल सकती है। सो व्हेन आई से पीक डजंट मीन कि अगर आज आपने स्टार्ट किया है तो 6 महीने में आप एकदम मिलियंस कमाने लगेंगे, नहीं। बट कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव पे काफी अच्छा साल होगा। हेल्थ अगेन यहाँ पे कंसर्न हो सकती है, पेट की समस्या आपको आ सकती है। सो उपाय के तौर पे मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगेन सेवा भाव में ही यकीन रखता हूँ, पूजा पाठ में थोड़ा सा कम, तो मैं बोलूंगा गाय को हरा चारा खिलाइए, वो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी गौ माता ऐसी है जिनकी आप सेवा करिए तो हर ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। माफी चाहूंगा, पूजा पाठ में कम विश्वास की बात जब देवेश जी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा पाठ में भरोसा नहीं रखते, वो उस उपाय की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों रुपए में पूजा पाठ होती है। बिल्कुल सही बात। वो खुद से पूजा करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि देवेश जी पूजा पाठ में भरोसा नहीं करते और एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उस पूजा पाठ की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों रुपए आपकी जेब से निकाल के पूजा पाठ करके उपाय बताया जाता है। वो कह रहे हैं कि देसी रेमेडीज, जनरल रेमेडीज, जिन्हें कोई भी एक आम गरीब सड़क पर रहने वाला, गरीब बस्ती में रहने वाला कोई भी कर सकता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं स्वयं भी संध्या आरती करता हूँ, सुबह की बात करूँ या शाम की, तो हाँ वो मैं करता हूँ। बट हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि मैं लाखों रुपए खर्च करके और उपाय करूं। उपाय सबके लिए होता है, फिर चाहे वो एक गरीब परिवार का बच्चा हो या अमीर परिवार का बच्चा हो, उपाय सबके लिए होता है। मैं ये इसलिए क्लियर करा कि सोशल मीडिया पर लोग कहने लगेंगे कि देवेश जी पूजा पाठ में भरोसा नहीं करते और एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्लियरिटी कर दूं कि पूजा पाठ पैसों में जो मोटे मोटे हवन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब 6 नंबर 6 वीनस का, शुक्र का नंबर है, साथ में फैमिली का नंबर है। तो 6 नंबर के लोग आमतौर पर परिवार से जुड़े रहते हैं, जुड़ाव उनको पसंद होता है, घर को मिस करते हैं, तो होम सिक भी बहुत ज़्यादा 6 नंबर के लोग अपने आप को फील करते हैं। तो इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर का साल आपको थोड़ा सा घर से दूर लेकर के जाएगा अर्निंग पर्सपेक्टिव से। 6 नंबर के लिए एक अच्छी खास बात होगी, जो जॉब में होंगे, जो प्रोफेशन में होंगे, जो बिजनेस कर रहे होंगे और ग्लोबल टाइज पे अगर काम कर रहे होंगे, तो आपके कुछ ग्लोबल टाइज वहाँ पे काफी बेहतर होंगे। यानी आप फुटप्रिंट्स छोड़ सकते हैं ग्लोबल एरिना पे, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऑन साइट जा सकते हैं। जॉब में काम करने वाले, जॉब में जो होते हैं उनका, बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि हम आए हैं तो हम क्या कभी ऑन साइट जाएंगे या नहीं। तो हाँ, आप 2025 में बिल्कुल जा सकते हैं ऑन साइट। आपको अपने लिए हेल्थ पर्सपेक्टिव पे स्पेशली डायबिटीज का ध्यान रखने की जरूरत है। तो खास तौर पे अगर हो सके, संभव हो, तो शुगर इंटेक को हाफ कर दीजिए। मैं 0 नहीं कह रहा, हाफ कर दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा इस साल। फाइनेंशियली काफी अच्छा, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा। वो लोग जो अलायंस ढूंढ रहे हैं, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो अलायंस ढूंढ रहे हैं उनके लिए 2025 शादी का कारक बन सकता है। यानी आप मैरिज पर्सपेक्टिव पे जा सकते हैं। अगेन एज आई सेड, कंप्लीशन का साल है, तो पहले जो एफर्ट डाला होगा वो एक नई शुरुआत 2025 में हो जाएगी। यही शादी पे कुछ लोगों के मन में आ सकता है। मेल्स की तो मैंने बात कर ली, हाउ अबाउट फीमेल्स? तो पर्सनालिटी नंबर 3, यानी हर वो इंसान जो 3, 12, 21 और 30 को पैदा हुआ है किसी भी महीने की, उसके लिए भी, उन फीमेल्स के लिए 2025 शादी का कारक हो सकता है। ठीक है, अब नंबर 7, इसमें थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नंबर है, कैसा रहने वाला है? केतु। हृदय के बड़े अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं, शो नहीं करते। कहीं करेक्ट कर दीजिएगा मैं कहीं में भी गलत हूँ, क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा जानते हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ रखा है। तो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं, दबे भाव में हो सकता है न दिखाएं।
फैमिली से इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, स्पेशली नाना नानी साइड में भी होते हैं काफ़ी हद तक कनेक्टेड। तो एक चीज़ जो खास बात होती है, हम्म, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 नंबर है किसी का, 7, 16, 25 अगर आपके जन्म की तारीख है, तो उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि लाइफ में आपने कभी धोखे खाए हैं। उनको बताने की ज़रूरत है कि आप अब तक धोखे से ही सीखते हुए आए हैं। ये तो आपने बिल्कुल सो ये अनफॉर्चुनेटली बट ऐसा होता है। तो जो हम कहते हैं ना गिर के सीखना, वो 7 नंबर के साथ रिलेशंस में बहुत होता है कि वो धोखे खाकर सीखते हैं। 7 नंबर के लिए 2025 बहुत अच्छा साल होने वाला है स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव पे। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपका झुकाव अचानक से योग साधना की तरफ जा सकता है, वो चीज आप बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम बनता है जुलाई के महीने से। अब जुलाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और 7वां महीना होगा, तो वहां से लेकर दिसंबर तक का फेज एक नए ग्रोथ को लेकर के आएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आपके जो काम करने का एरिया होगा, वर्क प्लेस, वहां पे जनवरी से लेकर के अप्रैल तक थोड़ा सा कंसर्न बन सकता है इन टर्म्स ऑफ मेंटल टेंशन। मैं नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ देंगे, नहीं, बट वहां पे मेंटल टेंशन हो सकता है, स्पेशली किसी सहकर्मी या आपके जो इमीडिएट बॉस होंगे उनके द्वारा। सुपर बॉस की बात नहीं कर रहा, इमीडिएट बॉस की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है आपकी सुपर बॉस आपको बहुत पसंद करें, बट इमीडिएट बॉस आपको दिक्कत कर सकते हैं। ये चीज पहले से चौथे महीने तक हो सकती है, बट ओवरऑल इन टोटलिटी आप चूंकि इस क्षेत्र में भी हैं, मीडिया से जुड़े रहे हैं, आप सोशल मीडिया की तरफ भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये एक अच्छा साल होगा। हिडन चीजों की तरफ अगर काम करेंगे, यानी कुछ चीजों को अनर्थ करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 7 नंबर जो है वो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बताता नहीं है, दबा करके रखता है, सबके सामने ओपन नहीं होता, पर जिसके सामने होता है उसको सब बता देता है। तो हिडन चीजों पे अगर काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे रिसर्च बेसिस पे आपके क्षेत्र में अगर मैं बोलूँ तो कोई ऐसे टॉपिक को पिक करने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा रिसर्च ज्यादा करके आप प्रेजेंट कर सकें ऑडियंस के लिए, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। सोशल मीडिया में आजकल वायरल होने का बड़ा ट्रेंड है, तो अगर आप किसी रिसर्च पर्टिकुलर चीज पे जाएंगे तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट की बात करें तो क्यों ऐसा है कि क्रिकेट में आज की तारीख में थोड़ा सा लो चल रहा है, अचानक से पिछले 5-6 महीने में क्या हुआ, ये मैं इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये एक अलग चैप्टर हो जाएगा, बट ऐसे ही इसे करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस आगे बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। सो 7 नंबर ओवरऑल अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली जुलाई के बाद बेहतर होगा। उससे पहले थोड़ा सा अपने बॉस को बना करके रखिए, अच्छा है। उपाय के तौर पे गणेश जी को 4 केले अगर चढ़ाइए तो बहुत अच्छा है बुधवार को। अगर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव भी है भाई, जो लोग मंदिर नहीं जाते वो क्या करेंगे, क्या वो उपाय नहीं कर सकते, किसी गरीब को केले खिला दीजिए। ओके, बॉस भी देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि भाई बना के बना के रखना है, तो बॉस को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो एक ये अच्छी बात है कि 7 नंबर वालों से सीखने को बहुत मिलता है। एक खास बात बताऊं तो मेरे जो पहले टीचर थे वो 7 नंबर थे। अच्छा, तो 7 नंबर वालों से मैंने सीखा बहुत है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 7 से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लाइफ में अगर आपको कुछ नया सीखना है, 7 के साथ जुड़ जाइए, कुछ ना कुछ नया तो सीख लेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक तो धोखे खाने वाली बात, ये तो बिल्कुल हकीकत है, चाहे वो आप किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे किसी का कोई रिलेशन हो, मुझे लगता है कि ये वाला तो बिल्कुल सटीक है। एक आपने कहा कि हिडन चीजें करें, उसमें जैसे मैं ही अपनी बात करूं, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए छिपा के कुछ करना। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है सामने कि भाई क्या चल रहा है। विच इज परफेक्टली ओके। छिपा के करने को नहीं बोला, छिपी हुई चीजों पे काम करने को बोला। आप 10 लोगों को बेशक बताइए, पर छिपी हुई चीजों पे काम करिए। जैसे एग्जाम्पल क्रिकेट का दिया था, क्यों ऐसा हुआ कि पिछले 5-6 महीने में हुआ, अब आप उसको डिस्कवर करिए। पीएचडी करना चाहते हैं 2025 में कर लीजिए, रिसर्च है। बहुत दिनों से सोचा हुआ है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लगता है कि इतनी लंबी थीसिस और इतना लंबा टाइम कैसे वो सब कट जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं कर लीजिए, रिसर्च ओरिएंटेड 2025 में बन जाइए, कहने का तात्पर्य ये। ओके, ठीक है,
अब 8 नंबर। शनि का अंक है। देखिए राहु के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई डरता है तो वो शनि से डरता है। तो एक भ्रांति बड़ी शनि देव की है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा अलग यकीन रख सकते हैं। अगेन राहु के बाद जो सबसे दिल के करीब हैं वो शनि देव हैं। बिल्कुल। शनि देव को बड़ा पसंद करता हूँ मैं, और सब लोग मैंने बहुत लोगों से सुना है कि शनि देव को अगर आप कभी पूजा करने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा तिरछे खड़े होके जाइए। हाँ, ये कहते हैं और कि मुझे सामने नहीं पंगे आना लेने की चाहिए। आदत है तो मैं हमेशा सामने खड़े रहता हूँ। आदत से मजबूर 5 नंबर क्या करूँ, रिसर्च करना है मुझे तो मैं जाऊंगा। और मैंने आज तक तिरछे खड़े होकर कभी शनिदेव की पूजा नहीं की है। मैंने हमेशा सामने खड़े होकर की है। उसका रीजन ये है कि मैं ये मानता हूँ कि शनिदेव अगर आपके कर्मों का फल देते हैं तो फिर मैं अपने कर्मों से डरूं क्यों, अगर अच्छा किया है तो। हाँ, तो यानी कि कहीं ना कहीं अपने मन में जोर है तो फिर अच्छा ही मिलेगा। अगर अच्छा नहीं किया है तो डर लग रहा है तो सामने खड़े होइए। 8 नंबर बहुत अच्छा अंक होता है, डिसिप्लिन का नंबर होता है। ये लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं अपने नेचर में। एट द सेम टाइम आसपास डिसिप्लिन को प्रेफर करते हैं। और कुछ भी हो, आपने जो उनके साथ किया है वो उसको रिटर्न जरूर करते हैं। ओके। तो उस हिसाब से अगर रिवेंज वाले होते हैं? नहीं, रिटर्न करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से। आपका बुरा नहीं करेंगे, आपका बुरा नहीं अच्छे करेंगे, अच्छे टर्म में आपको रिटर्न जरूर देंगे। आपको बता देंगे अगर आपने गलत किया है तो आज नहीं तो कल आपको बता जरूर देंगे कि हाँ यहाँ पे आपने गलत किया था। आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में बुरा लगेगा पर ओवरऑल अच्छा होता है। तो 8 नंबर के लिए 9 के साल की बात करूं, अब देखिए 2024 8 नंबर का साल। 8 नंबर के जितने भी लोग होंगे वो 2024 में काफी हद तक परेशान हुए होंगे, क्योंकि दो डिसिप्लिन एक साथ आपको आगे बढ़ने में रोकता है। साल का भी डिसिप्लिन, आपका खुद का भी डिसिप्लिन। ओके। तो इसका मतलब कि 8 नंबर वालों के बहुत सारे काम रुके हुए होंगे। ओके। अब मैंने शुरू में कहा कि 2025 एक नया अध्याय शुरू करेगा। यानी 2025 में 8 नंबर यानी 8, 17 और 26 को जितने लोग पैदा हुए हैं उनके सारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। ओके। फिर साथ ही साथ हर वो जगह से जहां पे फाइनेंशियल स्ट्रगल आ रही होगी वो कंप्लीट होके एक नई शुरुआत हो जाएगी। 8 नंबर के कुछ ऐसे लोग भी होंगे, हो सकता है जिनकी जॉब रिस्क पे हो या कहीं ना कहीं जॉब से बाहर हो पिछले 3-4 महीने से, उनको जनवरी या फरवरी के अराउंड एक नई जॉब मिल जाएगी, सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगी। थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर हो जाएंगे तो थोड़ा लोग कम पसंद करेंगे। स्ट्रिक्ट होने के पर्सपेक्टिव पे आपसे कटना शुरू कर देंगे, यानी आप थोड़ा अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं इस साल। ओके। लास्ट नंबर 9। लास्ट नंबर नहीं, ये तो शुरुआत है क्योंकि यही अंत और यही शुरुआत है। तो 9 नंबर की बात करूं, डिसिप्लिन का नंबर है। हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ 9 नंबर को इंडिकेट करती है। तो ये साल फियरी प्लैनेट के तौर पे, फायरी प्लैनेट के तौर पे अगर देखा जाए तो काफी एग्रेसिव साल रहने वाला है। काफी कंप्लीशन, बहुत सारी रुकी हुई चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे 8 के लिए शुरू हो रही थी रुकी हुई चीजें, यहाँ पे अटकी हुई चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली हो सकता है। वो लोग जो अपने फैग एंड पे होंगे करियर के, यानी रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव पे जा रहे होंगे, उनको सडन प्रमोशन मिल सकता है जो उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, वो मिल सकता है। जॉब में काम करने वालों के लिए ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, स्पेशली ओवरसीज। विद इन एशिया रह सकते हैं बट हाँ ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। 9 नंबर वालों के लिए खास तौर से टिप होगी वो ये कि लाल चीजों का दान अगर करें तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए ये साल, क्योंकि 2-9 एक साथ मिल जाएंगे तो आपके एग्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए लाल चीजों का दान करिए। और यस, सेम रेमेडी जो 4 नंबर वालों के लिए थी वो यहाँ पे भी होगी कि वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने आप को कंट्रोल करके रहें, ज्यादा भावुकता में, उतावलेपन में ज्यादा ना बोल दें जिससे कि आपके लिए बैकफायर कर जाए वो चीज। ठीक है। न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, नंबर का ही खेल है, ये कहता है नंबर का ही खेल है एक कहा जाता है। वही मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि अक्सर हमने न्यूमरोलॉजी में ये भी देखा है कि लोग अपनी गाड़ी का नंबर, अपना फोन नंबर, इन लोगों को माफी चाहूंगा, इन चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा वो रहते हैं। मतलब मैंने देखा है कि भाई हमें यही नंबर चाहिए। हमें फोन में कई जगह मैंने देखा है कि 555 का भी कुछ होता है इस तरह, मतलब अलग अलग नंबर का कुछ लॉजिक होता है
और मिलते नहीं है। जब ये इस तरह की चीजों में आती हैं चीजें, तो फिर उनके रेट बढ़ जाते हैं कि भाई आपको खरीदना है तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो नंबर है, चाहे वो हमारे फोन का हो, चाहे हमारी गाड़ी का हो, वो हमारी लाइफ को कितना प्रभावित करता है। अंकों का खेल बहुत होता है हर्ष। तो आ, हर एक नंबर हमारी लाइफ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर करता है, लेकिन साथ ही साथ मैं I'll रिपीट द सेम जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, लेकिन क्या मैं इसे बैसाखी बना के चलता हूँ? नहीं, मैं नहीं करता। मैं हर जगह एस्ट्रोलॉजी को नहीं जोड़ता, हर जगह न्यूमरोलॉजी को नहीं जोड़ता। तो अंकों का खेल होता है, लेकिन हर किसी को 555 से खत्म होने वाला नंबर नहीं मिल सकता, या हर किसी को 0555 गाड़ी का नंबर नहीं मिल सकता, 5055 या 5505 नहीं मिल सकता। तो क्या बाकी सारे नंबर्स लेना बंद कर दे? नहीं, कुछ चीजों का विशेषतः ध्यान देना चाहिए जो मैं आमतौर पे रेकमेंड करता हूँ, बाकी इट्स परफेक्टली ओके। मेरा खुद का नंबर ऐसा है जो कि 5 नहीं आता, मेरे फोन नंबर में नहीं आता। आपके पास है, आप चेक कर सकते हैं। ओके। पर क्या मैं उस नंबर को यूज नहीं करता? करता हूँ। मुझे तो 12-15 साल हो गए उस नंबर को यूज करते हुए। बस कुछ चीजों की टिप हमेशा देता हूँ, जैसे वो फोन नंबर जिनका टोटल 4 आता है, कोशिश करिए कि उनको अवॉइड करिए। या वो फोन नंबर जिनका टोटल 8 आता है, कोशिश करिए कि उनको अवॉइड करिए। एक बार अब सवाल उठता है कि कौन अवॉइड करे और कौन नहीं। उससे पहले मैं एक चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगा। टोटल 4 मतलब मान लीजिए कि नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। हमने प्लस करा तो वो एक डिजिट आ जाती है। बिल्कुल। फिर वो मतलब कैसे कैलकुलेट करना? सो सपोज करिए कि 10 अंकों का नंबर है फोन नंबर, ठीक है। उदाहरण के तौर पे 1 से 9 तक का नंबर ले लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आप इस तरीके से करें तो आप इस नंबर को एक एक करके जोड़ेंगे, 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4, कोई 2 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है। मान लीजिए वो नंबर 13 आता है। ठीक है। ठीक है, तो फिर आप 1 + 3 करेंगे तो टोटल 4 आता है। ओके। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा फोन नंबर जिसका टोटल 4 या 8 आता हो, कोशिश करिए कि आप अवॉइड करिए। अब सवाल उठता है कौन ऐसा है जिसको कोशिश करनी चाहिए? जो एक लीडर की पोजीशन पे हो, उदाहरण के तौर पे टीम का मैनेजर है, टीम का लीडर है, परिवार का मुखिया है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि ये नंबर अवॉइड करे। बिल्कुल ऐसे ही घरों के नंबर होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मैं फ्लैट नंबर 13 में रहता हूँ, मैं फ्लैट नंबर 31 में रहता हूँ, या मेरे फ्लैट का नंबर ही 4 है, 22 है। तो कोशिश करें इन नंबर्स को अवॉइड करें। अब यहाँ पे सवाल एक और जो मन में आता है वो ये कि जो पहले से रह रहा हो वो क्या करे? बिल्कुल, वो तो चेंज नहीं कर सकता। ये 10 साल से 20 साल जो से 10 साल यूज कर रहा है। मेरा फोन नंबर का टोटल 4 आता है, क्या मैंने उसको चेंज कर दिया? नहीं, मैं तो 15 साल से यूज कर रहा हूँ। बट मैंने उसकी रेमेडी की। अब रेमेडी क्या की? तो कोई भी जो मुझसे पूछता है मेरा नंबर, मैं हमेशा उसको 2-2 के टोटल में बताता हूँ। यानी मैं पहले 2 डिजिट बोलता हूँ, फिर 2 डिजिट बोलता हूँ, ताकि मैं सेग्रीगेट कर सकूं। ऐसे ही घर का नंबर जो होता है, अगर आपका घर का नंबर का टोटल 4 आता है तो या 8 आता है, तो आप अपने फ्लैट के बाहर अपने फ्लैट का नंबर सिर्फ नंबर लिखने की बजाय फ्लैट नंबर सो एंड सो लिखिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपका फ्लैट का नंबर टोटल 13 है तो आप 13 नंबर लिखने की बजाय फ्लैट नंबर 13 लिखिए। ओके। हाउस के बाहर हाउस नंबर 13 लिखिए। ओके। उससे बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अंकों का खेल बिल्कुल होता है, लेकिन क्या हमें इसे पूरे ऐसे फॉलो करना चाहिए कि हम हर जगह अटक जाएं? नहीं, हम हर जगह अटक नहीं सकते। देखिए, ज्योतिष जो साइंस है, ये कहीं ना कहीं, और मैं बार बार ये वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, साइंस है। सो ये कहीं ना कहीं लाया गया हमारी सुविधा के लिए। बिल्कुल। अब अगर यही साइंस मन में दुविधा क्रिएट करे तो इसको छोड़ देना चाहिए। ओके। इसलिए दुविधा में कभी नहीं जीना चाहिए। आपके पास जो नंबर है, आप उसी नंबर से आज तक यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल। आप जिस घर में रहते हैं उसी के नंबर से यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, वास्तु अपने आप में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन घर के नंबर को, फोन के नंबर को, गाड़ी के नंबर को थोड़ा सा टोन डाउन करके रखना चाहिए। मेरे लिए मेरा लकी नंबर 5 होता है। ओके। बट अगर मैं अपनी गाड़ी का नंबर देखूं तो मेरी गाड़ी का नंबर 1815 है, 1815। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये मैंने खुद चूज किया है 1815।
ओके। मैंने तो इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं देखा, और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट इसमें लॉजिक नहीं दिखा सकता, हम्म, कोई भी। ये ओपन चैलेंज है। उसका रीजन है कि 18 मेरी बेटी का जन्मदिन है, 15 मेरे बेटे का, अरे वाह, तो मैंने 18-15 लिख लिया। ओके ओके। सो मैंने इसमें कोई टोटल नहीं किया, इसका टोटल कहीं भी पहुंच जाता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे हृदय के करीब है, तो मेरे लिए वो लकी होंगे ही होंगे। बिल्कुल। और अगर हम जो हम बात करते क्रिकेट की, जो हमने चैप्टर छोड़ दिया था, क्रिकेट में देखें तो पिछले कुछ टाइम से डाउन चल रहा है रोहित और विराट का स्पेशली। क्या वजह हो सकती है कि ये जो डाउन चल रहा है? अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, इतनी गालियां पड़ रही हैं रोहित और विराट को कि भाई चले जाओ, तुम अब बुजुर्ग हो गए हो, तुमसे नहीं खेला जा रहा है। क्या कहेंगे आप, ये कब तक इनका यार रहने वाला है, क्या बोलता है इनका नंबर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यहीं से मैं रिलेट करूंगा लोगों की पर्सनल लाइफ से भी। तो अगर हम रोहित की डेट ऑफ बर्थ देखें या हम विराट की डेट ऑफ बर्थ देखें, तो एक 3 नंबर है और एक 5 नंबर है। ओके। 2024 की परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। 2024 की परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में काफी खराब रही, स्पेशली जुलाई से, आप मान लीजिए जुलाई अगस्त के आसपास से 8 नंबर ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। 8 नंबर यानी शनि, थोड़ा स्ट्रगल का नंबर होता है, तो स्ट्रगल दिखाना शुरू कर दिया। तो 3 के लिए भी ऐसा था, 5 के लिए भी ऐसा था। अभी हाल फिलहाल में हमने अश्विन की रिटायरमेंट भी मिड सीरीज में सुनी। ये भी अपने आप में एक चीज है। क्या इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि 5 नंबर, अभी जब हम प्रिडिक्शन कर रहे थे तो हमने कहा 5 नंबर के लिए 2025 बहुत अच्छा साल होने वाला है, 3 नंबर के लिए 2025 बहुत अच्छा साल होने वाला है, और रोहित के साथ तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, वहां पे भी आता है। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन कोई है। हमारे जो हेड कोच हैं वो स्वयं 5 नंबर हैं। तो आप ओवरऑल इमेजिन करिए कि क्रिकेटिंग एरिना में, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में, करंट इंडियन टीम में कितने ऐसे हैं जो 3, 5, 9, 6 नंबर, सूर्य कुमार यादव हैं वो 5 नंबर हैं, ये सारे हैं। तो इसका मतलब इंडिया के लिए 2025 काफी अच्छा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। बट यहाँ पे एक टिप भी साथ में होगी, वो ये कि थोड़ा सा अप एंड डाउन बना रहता है, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स डेफिनेटली आते हैं। हम लोगों की लाइफ में भी अप डाउन बना रहता है, सिमिलर इज द केस विद क्रिकेटर्स, सो उसमें भी अप डाउन बना रहता है। रिटायरमेंट नहीं, बट हाँ मेहनत जरूर करनी चाहिए, और आप धीरे धीरे देखेंगे चेंजेस इनकी लाइफ में काफी अच्छे लेवल पे आएंगे। बट यस, चूंकि 9 नंबर एक नया अध्याय भी शुरू करता है, तो हाँ कुछ रिटायरमेंट्स आप 2025 में जरूर देख सकते हैं। ओके, जनरल रेमेडीज की बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली, जिनके नंबर हैं आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जनरल एक रेमेडीज आप बता दीजिए कि लोगों को क्या करना चाहिए जनरली, जो कोई भी कर सके इजीली, कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो उन्हें इस बार लाभ देगा इस साल में। 5 ऐसी चीजें मुख्यतः बता करके जाऊंगा, 3 या 4 याद हैं, 5 ही खोज लूंगा बात करते करते। तो इसमें एक पहला है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखने का। तो मैं हमेशा कहता हूं कि दिन में कभी भी आप अपने लिए वो 5 मिनट निकालिए जब आप मानसिक संतुलन बना करके, मेंटल पीस बना करके बैठ सके। एक शांत जगह पे बैठिए, अपने अंदर झांकिए, अपनी हार्ट बीट पे फोकस करिए। बहुत सारे लोग इसको मेडिटेशन का नाम भी देते हैं, बट मैं इसको बोलता हूँ कि अपने बारे में सोचना, अपने बारे में जानना, आप क्या करना चाहते हैं। तो डेली ये 5 मिनट निकालिए। मेडिटेशन का आपने जिक्र किया, टोक रहा हूँ बीच में, वाकई में मतलब लोगों को समझ में नहीं है अभी कि मैं मेडिटेशन, ठीक है मतलब मैं भी बैठता हूँ, तो क्या करना है, मेडिटेशन है क्या, मतलब किसका ध्यान करें किसका ना करें। बहुत सारी आंखें बंद करी तो इंफॉर्मेशन और विजुअल्स इतने सारे आ जाते हैं आंखों के आगे। तो एक जनरल क्या मेडिटेशन के लिए क्या करे आदमी? मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था, एक कनाडा की एक लेडी है, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मेडिटेशन की बात चल रही थी, एंड बात हुई, इंडियन है बट कनाडा में रहती हैं, तो उनसे बात हो रही थी, और मैंने उनसे कहा कि आप मेडिटेशन किया करिए। तो उन्होंने कहा मैं मेडिटेशन रोज करती हूँ, और 25 से 30 मिनट की डेली मेडिटेशन, बट साइलेंट बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो मैंने पूछा मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस बैठ जाते हैं। एंड एग्जैक्टली यही आप वाला पॉइंट है जो आपने कहा कि बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, तो वो आएंगी ही, मन है आएंगी। मेडिटेशन इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट।
एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना। अब जैसे मैं वो चीज इसको क्या हो सकती है? हाँ, तो मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ। आपको कोई गाना पसंद है, हम्म, हाँ, हेडफोन लगाइए, उसके बोल पर ध्यान देना शुरू करिए। ओके, आप उसके बोल को देखिए, ओके, समझिए। ओके, आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सबसे आसान होता है अपने पल्स को फील करना शुरू करिए। ओके, 5 मिनट ये तो कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने हार्ट पे हाथ रख के हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, हाँ, सांस को कर सकते हैं, सांस पे फोकस कर सकते हैं। हाँ, आपको परिवार में कोई तो पसंद होगा, हाँ, बिल्कुल, आप अपनी बेटी को पसंद करते हैं, हम्म, आप अपनी बेटी की इमेज अपने मन में रख सकते हैं, हाँ, उस पे फोकस करिए। शुरुआत हमेशा फोकस से होती है। जब आप धीरे 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टिकना सीख जाएंगे तो आसान हो जाएगा। अब यहीं पे कुछ और भी हो सकता है। सामने एक व्हाइट वॉल है, उस पे एक डॉट बना लीजिए, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, आप सामने एक घी का दिया जला सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं घी के दिए की बात कर रहा हूँ, कैंडल की नहीं, क्योंकि ओके। कैंडल के अपने कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, वो में भी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो घी का दिया जला के उसकी लौ पर फोकस कर सकते हैं। ओके, उसकी लौ पर फोकस करेंगे तो 2 से 3 मिनट फोकस कर सकते हैं। दिन में केवल 5 मिनट, इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। 5 ओके। मिनट आप करिए, आप 21 दिन तक कर लीजिए, आपकी लाइफ में 100% श्योर हूं कि बदलाव आएगा ही आएगा। यानी कि मेडिटेशन पूजा नहीं है। पूजा नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैंने तो बॉलीवुड म्यूजिक की बात कर ली। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मेडिटेशन पूजा नहीं है। ये जो भ्रम है लोगों को मुझे पूजा करनी है, कोई मंत्र पढ़ना नहीं, मैं सिर्फ आपको ध्यान केंद्रित करना है। वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपको बिल्कुल पसंद बिल्कुल हो ठीक है। सकती है। तो चलते चलते एक उपाय हमने जान लिया कि एनर्जी बैलेंस करनी है, मेडिटेशन एनर्जी बैलेंस करनी है। सेकंड, अपना डेली रूटीन लिखना शुरू करिए डे एंड पे। ओके, और ये सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो आप बचपन से सुनते आए होंगे, हाँ बिल्कुल, करना भूल गए। जी, अपनी डेली चीजों को लिखना शुरू करिए। ठीक है, घास पे या जमीन पे नंगे पैर 10 से 15 मिनट, अगर नहीं चल सकते तो 5 से 10 मिनट ही सही, पर चलिए जरूर। ओके, उससे हम अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, धरती माँ से कनेक्टेड होते ओके। हैं। हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहता है। ठीक है, गौ माता की सेवा करिए। थोड़ी देर पहले जो हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, गौ माता की सेवा आपके सारे ग्रहों को बैलेंस करके रखती है, सारे। तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हम मंगल के लिए क्या करें और किसी और चीज के लिए क्या करें। ओके, गौ माता की सेवा करिए और साथ ही साथ अपना हेल्थ का ध्यान स्पेशली रखिए, क्योंकि अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। कोई भी एक मंत्र जो आपके डेट ऑफ बर्थ पर्सपेक्टिव पे हेल्पफुल होता है, आप उस मंत्र की चैंटिंग डेली 10 बार करना शुरू कर दीजिए। अगर जल्दी से मुझे मंत्र बताना है तो मैं बोलूंगा 1 नंबर जिनकी पर्सनालिटी है, यानी 1, 10, 19 और 28 को पैदा होने वाले लोग सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि ओम राम ह्रीम रौम स सूर्याय नमः होता है। 2 नंबर के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः होता है। 3 नंबर के लिए ओम ग्राम ह्रीम रौम स गुरुवे नमः होता है। 4 नंबर के लिए ओम राम ह्रीम रौम स रावे नमः होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप नवग्रह मंत्रों का अगर जाकर के गूगल पे सर्च भी करते हैं तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो अंत तक चली जाती है, 1 से लेकर 9 तक। 10 बार चैंटिंग कभी भी कर लीजिए दिन में, रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहा हूँ। आप ऑफिस जाते हैं, ड्राइव करते हुए भी 10 बार चैंट कर सकते हैं। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, करिए, आपका साल शुभ होगा, मंगलकारी होगा। सबसे बड़ी बात ये है। शेयर मार्केट को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2024 में जो हम अभी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएट हुआ है, नीचे की तरफ ही रहा है। और अगर हम देखें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, उसके बाद से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही दिख रहा है। उसे ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने शपथ ले ली तो इस वजह से मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन उसके बाद से एक ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष ने निशाना भी साधा है। तो 2025 में जो शेयर मार्केट का रूल है वो कैसा रहने वाला है? शेयर मार्केट कैसा रहेगा? फायदा है, नुकसान है, क्या कुछ रहेगा? एक बार फिर से हर्ष उसी पॉइंट पे जाऊंगा जो कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था आपसे। मैं लिख करके ले आया था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ हर साल में। तो 2025 शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा, इसका जवाब हमें 2007 से कहीं ना कहीं मिल सकता है, जहाँ पे सेंसेक्स ने 20,000 का मार्क पहली बार टच किया था। ओके, 9 नंबर 2025 काफी हद तक एक बेटर साल बन करके उभरेगा इंडियन शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से। इसमें भी मैं अलग अलग एरिना की, अलग अलग सेगमेंट्स की बात करूं तो डिफरेंसेस होंगे। अब 2025 हमने शुरू में बात की कि 9 जो है वो कंप्लीशन का और एक नई शुरुआत का साल है। तो
नई शुरुआत किस क्षेत्र में हो सकती है? देखिए पिछले कुछ टाइम से, और बेस कैसे तैयार होता है आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो 2024 में अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज्यादा बातें शुरू हुई, हाँ बिल्कुल, विच मीन्स कि 2025 में पीक पे जाएगा। ओके। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हर वो स्टॉक, हर वो सेक्टर जो डील कर रहा होगा वो पीक पे जाएगा। अब कौन सा सेक्टर डील करता है? लिथियम की बात करें, बिल्कुल करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन कोर को फोकस किया जाएगा ग्रो करने के लिए। एनर्जी का सेक्टर काफी अच्छा है जो कि ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ कॉपर, कुछ सिल्वर की भी बात करना शुरू कर देते हैं, वो भी ग्रो करेगा। गोल्ड हमेशा से एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा सेक्टर रहा है जो लोगों के हृदय के बड़ा करीब रहा है। वो बचपन से सुनते आए हैं, सोना में इन्वेस्ट करो, अच्छा रहेगा, आगे काम आएगा। गोल्ड मुझे थोड़ा सा डामाडोल स्थिति में लगता है, क्योंकि अगर ग्लोबल प्रेजेंस बाकी चीजों की बढ़ेगी तो गोल्ड थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सकता है। नॉट दैट कि रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे, बट बाकी के कंपैरिजन में गोल्ड की ग्रोथ मुझे थोड़ी सी कम लगती है 2025 में। वैसे ही एनर्जी सेक्टर, जैसे आपने कहा, 9 नंबर गिवर का साल होता है, यानी लोगों को देता है। अब देने वाले जो सेक्टर्स हैं वो हेल्थ केयर होते हैं, ठीक है, तो हेल्थ केयर के लिए अच्छा साल हो सकता है। बैंकिंग हो सकता है जिसमें उनको ग्रोथ मिले, बट हेल्थ केयर पे मैं ज्यादा, अगर मुझे बेट करना होगा तो मैं हेल्थ केयर, एनर्जी और मेटल्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि ये सारे वो सेक्टर हैं जो आने वाले समय में बूम पर रहेंगे। और किन चीजों से बचने की जरूरत है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में 9 नंबर, चूंकि नई शुरुआत हो रही है, नया अध्याय लिखा जाएगा, तो एब्रप्ट डिसीजन से बचने की जरूरत है। कुछ लोग जरूर इस पे कह सकते हैं कि ये तो एक रैंडम गाइडेंस है कि हाँ आपको एब्रप्ट डिसीजन नहीं करने चाहिए शेयर मार्केट में, बट आई एग्री, लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं शेयर मार्केट में, आप अभी से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। SIP जिसको कहते हैं, आप वो करना शुरू कर दीजिए। आप कोई एक स्टॉक पकड़ लीजिए जिसको हर महीने आप एक 2 4 स्टॉक लेकर के एक्यूमुलेट करिए। 9 साल बाद, यानी जब ये कंप्लीशन 2034 में होगा, तो आप देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड हो चुकी होगी 2024 में। मैं फिर से 9 साल के साइकिल की ही बात कर रहा हूँ। सो कंप्लीशन वहां पे होगा। तो ओवर स्पेंडिंग से बचें, भाव में बह करके बहुत ज्यादा ना इन्वेस्ट कर दें। एट द सेम टाइम एब्रप्ट डिसीजंस मत लीजिए, कैलकुलेटिव होकर के आगे बढ़िए, वो ज्यादा बेटर है। जिसको ट्रेडिंग के टर्म्स में बोलते हैं, डे ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करें। अक्सर ये देखा भी जाता है और ये कहा भी जाता है कि आप इस कलर को मत पहनिए या आप इस कलर को यूज़ करिए, या कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मेरा लक्की कलर ये है, मेरा लक्की डे ये है। उस पर आपके क्या विचार हैं? कौन सा लक्की कलर, कौन सा लक्की डे हो सकता है इस बार लोगों के लिए 2025 में? किस नंबर को क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है हर्ष। लकी कलर, लकी नंबर और ये सारी चीज़ें, मतलब पिछले कुछ सालों से मैंने भी बहुत सुनना शुरू किया है। लोग कहते हैं काला नहीं पहनना चाहिए, जबकि आप देख सकते हैं मैं खुद काला धारण करके घूमता हूँ, तो उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। बट देन हाँ, हर नंबर का कुछ एक स्पेसिफिक बेनिफिशियल नंबर, डे या कलर जरूर होता है। सारे नंबर आप पहन सकते हैं, सारे कलर आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि ज्यादा अपनी दिनचर्या में सफेद, हरा या थोड़ा सा पिंक लेकर के अगर आप आएंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। ऑरेंज भी आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा डजंट मीन कि मैं किसी कलर को मना कर रहा हूँ, नहीं, आप इसका ज्यादा यूज करें। उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये पीस और ग्रोथ का कलर है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया। नंबर्स की बात करें तो जिनका मूल अंक, यानी जो 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, एक नंबर वाले हैं, वो कोशिश करें कि 4 या 8 से थोड़ी सी उचित दूरी बना करके रखें। अगर उनको किसी स्पेसिफिक इंटरव्यू को देना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो ऐसे डेज को अवॉइड करें जिनका टोटल 4 या 8 आता हो। बहुत मजबूरी है तब आप कर लीजिए, बट आप वैसे अवॉइड करिए तो अच्छा है। 2 के लिए 4 और 7 को अवॉइड करने की आवश्यकता है, 8 को भी। 3 नंबर वाले किसी के साथ भी जा सकते हैं, 4 से बस थोड़ा सा बच के रहें। अब आप यहाँ ये मत पूछिएगा कि हर कोई 4 से क्यों बच रहा है। तो
4 वाले जो हैं वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, 1 नंबर से थोड़ा सा उचित दूरी बनाए रखें क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कभी कभी। 5 नंबर वाले सभी के साथ न्यूट्रल चलते हैं तो परफेक्टली फाइन, आप आराम से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इज विद 6, 7 के लिए 4 नंबर वालों का साथ बहुत अच्छा होगा, अगर आपको मिलता है तो आप उनके साथ रह सकते हैं, यानी 4 आपके लिए लकी नंबर होगा। और 8 वाले 1 से थोड़ा सा बच करके रहें क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है शनि और सूर्य की स्थिति को समझते हुए। 9 कैन गो विद एनीवन एक्सेप्ट 4 क्योंकि वहाँ पे एग्रेशन लेकर के आ जाता है जो थोड़ा सा ट्रिकी बना देगा सिचुएशन को। बाकी इट्स ऑल परफेक्टली फाइन। सारे नंबर हमारे अपने नंबर हैं, सारे रंग हमारे अपने रंग हैं, हम उनको अपना के रखें तो अच्छा है। सबके साथ मिल करके चलना चाहिए, सबके साथ मिल के बढ़ना चाहिए। चलते चलते बस यही कहूँगा हर्ष कि सभी के लिए नव वर्ष जो है वो मंगलमय हो, मंगलकारी हो। मंगल का नंबर है तो मंगलकारी हो, अच्छा हो, शुभ रहे, नव चेतना और नए आयाम लेकर आए आपके लिए। अपना बेस्ट दीजिए, अपना सब कुछ दीजिए, इस साल में आपको अचीव ज़रूर होगा। याद आती है मुझे 2 लाइनें जो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सो वैसे ही तबीयत से पत्थर उछालिए, अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मंगलकारी साल में मंगल के साथ आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए तो अच्छा मिलेगा। बी गुड, डू गुड, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कीप स्माइलिंग एंड मेक अदर्स स्माइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।